कहानी की शुरुआत एक घने और डरावने जंगल की झलक से होती है, जहां एक आदमी जान बचाने की कोशिश में पागलों की तरह भागता हुआ नजर आता है। उसके चेहरे पर घबराहट थी कि शायद उसे इस जंगल से किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, लेकिन यह जंगल इतना ज्यादा बड़ा था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई भी साफ रास्ता नजर नहीं आता था। वह आदमी सूरज की दिशा पकड़कर लगातार आगे बढ़ता रहता है, जैसे उसे उम्मीद हो कि रोशनी उसे सही दिशा दिखा देगी। लेकिन सूरज भी धीरे धीरे ढलने लगा था, जैसे वह भी उस आदमी को अकेला छोड़कर छिप जाना चाहता हो। इसके बावजूद उस आदमी ने रुकना नहीं चुना। वह पूरी ताकत के साथ दौड़ता रहा। कुछ देर बाद उसे एक पुराना सा बोर्ड दिखा जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसे देखते ही उसके अंदर और घबराहट बढ़ गई, जैसे किसी ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए हों। उधर अंधेरा भी लगातार बढ़ता जा रहा था और पूरा जंगल एक अजीब सी सनसनी से भर चुका था। पेड़ों के बीच से हवा ऐसे गुजर रही थी जैसे जंगल उसे चेतावनी दे रहा हो। तभी अचानक पेड़ों पर बैठे सारे पक्षी एक साथ पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए, जैसे किसी के आने की आहट मिल चुकी हो। कई मील भागने के बावजूद उस आदमी को जंगल में एक भी जंगली जानवर तक नजर नहीं आया था, जिससे साफ पता चलता था कि इस जंगल में कोई ऐसी चीज है जिससे जानवर भी डर कर दूर रहते थे। डर के असर से आदमी और भी तेज दौड़ने लगा, लेकिन बहुत देर तक भागते रहने के बाद वह एक जगह जाकर रुक गया और उसका चेहरा बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसके सामने फिर वही बोर्ड आ जाता है जिस पर वही लाइन लिखी थी, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब उसे एहसास हो चुका था कि चाहे वह कितना भी दौड़ ले, यह जंगल उसे बार बार उसी जगह वापस घुमा देता है। यानी वह इस जगह में पूरी तरह फंस चुका था। अब वह वहां छुपने की कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। आसपास केवल पेड़, टहनियां और चारों ओर फैलती अजीब आवाजें थी। जमीन पर उसे कहीं भी ऐसा कोई कोना नहीं मिला जहां वह कुछ देर के लिए सुरक्षित रह सके। मजबूरन वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि ऊपर जाकर शायद उसे कोई राहत मिल जाए। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा ऊपर तक चढ़ पाया, अचानक एक मोटी टहनी टूट गई और वह जोर से नीचे जमीन पर आ गिरा। पेड़ से गिरने के बाद वह काफी बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके हाथ पैरों में गहरे घाव हो गए थे और शरीर की हिम्मत टूटने लगी थी। इससे पहले कि वह बेहोश हो जाता, अचानक जमीन हिलने लगी। साथ ही जंगल के किसी कोने से बहुत अजीब सी गुर्राने जैसी आवाजें आने लगी, जिन्हें सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह सांस रोककर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन अगले ही पल अचानक कोई चीज उसे खींचकर अंधेरे में ले गई। खींचने वाला कौन था, कैसे आया, कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस उसकी दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं और फिर सब कुछ शांत। अब कहानी शहर में शिफ्ट होती है, जहाँ हमें मीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक पैट शॉप में काम करती है। तभी उसका बॉस आता है और मीना को एक गोल्डन पैरेट को शहर से काफी दूर एक खास जगह पर डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। मीना बॉस की बात मानते हुए उस तोते को लेकर वहां जाने की तैयारी करती है। वह कार में बैठती है और अपने मोबाइल पर उस लोकेशन का पूरा मैप सेट कर लेती है। फिर वह रास्ते पर निकल पड़ती है। शहर से बाहर आने के बाद उसे एक बड़ा सा बोर्ड दिख जिस पर कई सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर लगे थे। मतलब उस इलाके में काफी लोग गायब हो चुके थे। लेकिन मीना इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी ड्राइविंग जारी रखती है। जल्दी पहुंचने के लिए वह एक शॉर्टकट लेती है जो सीधा जंगल के रास्ते से होकर जाता था और कुछ देर बाद वह उसी घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है जहां हमने शुरुआत में उस आदमी को गायब होते देखा था। यहाँ पहुंचकर मीना पहली बार डरती है, क्योंकि उसकी कार का नेविगेशन अचानक काम करना बंद कर देता है। मोबाइल में सिग्नल गायब, रेडियो बंद और चारों तरफ सिर्फ घना सन्नाटा। मीना गाड़ी घुमाकर वापस आने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाना है। कुछ ही देर में उसकी कार भी बंद हो जाती है, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। मीना कार से उतरती है और दूर उसे वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड दिखाई देता है, ठीक वही जो उस आदमी ने देखा था। अब मीना सच में घबरा जाती है। वह पैरेट को लेकर आसपास मदद की तलाश में चल देती है, मगर जंगल इतना शांत और खाली था कि वहाँ आदमी या जानवर तक का नामो निशान नहीं मिलता। जब वह वापस अपनी कार वाली जगह लौटती है तो उसकी कार का नामो निशान मिट चुका था। वह सोचती है शायद वह गलत जगह आ गई है, क्योंकि जंगल का हर कोना बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता था। उसे समझ नहीं आता कि कार कहाँ गई। अंधेरा भी बढ़ रहा था और फिर से अचानक सारे परिंदे पेड़ों से उड़ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस आदमी के समय हुआ था। मीना के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। तभी उसे दूर किसी का धुंधला साया दिखता है। वह दौड़कर उसके पीछे जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। अगले ही पल वह देखती है एक बूढ़ी औरत तेजी से भागते हुए कहीं जा रही है। मीना उसके पीछे चिल्लाते हुए भागती है, मदद मांगती है, लेकिन बूढ़ी औरत रुकती नहीं। कुछ दूर जाकर वह अचानक गायब हो जाती है। मीना उसे खोजते हुए आगे बढ़ती है और तब उसे जंगल के अंदर एक बड़ा सा अजीब सा कमरा नजर आता है। ठीक उसी वक्त वह बूढ़ी औरत कमरे का दरवाजा खोलती है और जोर से चिल्लाती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी अंदर आओ। मीना बिना सोचे समझे उसकी तरफ भागती है। जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, बूढ़ी औरत तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। मीना कमरे को देखकर चौंक जाती है। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। कमरे के सामने एक बड़ा सा शीशा लगा था, पूरी दीवार को ढकने वाला। कमरे में दो और लोग थे, एक लड़की जिसका नाम था कियारा और एक लड़का जिसका नाम डेनियल। मीना घबराकर पूछती है, ये जगह आखिर है क्या? बूढ़ी औरत जवाब देती है और इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाए, बूढ़ी औरत कहती है, अभी सवाल करने का समय नहीं है, जल्दी शीशे के सामने आकर खड़े हो जाओ, कोई हमें देखने आने वाला है। मीना डरकर पूछती है, हमें देखने? कौन? लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता। उसी वक्त बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। बाहर से आने वाली अजीब सी आवाजें लगातार तेज होती जा रही थीं, जिनमें गुर्राने और खरोंचने जैसी ध्वनियाएं मिली हुई थीं। मीना घबराकर पूछती
पूछती है ये आखिर किसकी आवाज है। इस पर कियारा धीरे से जवाब देती है, इन्हें हम वॉचर्स कहते हैं। वो इसी शीशे के दूसरी तरफ से हमें देख रहे हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। कियारा की बात सुनकर मीना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कियारा आगे कहती है कि ये वॉचर्स हर रात सूरज ढलने के बाद यहाँ आते हैं और सुबह होने तक हमें देखते रहते। तभी अचानक शीशे की दूसरी ओर से एक तेज सा शोर आने लगता है। मीना डरते हुए पूछती है ये कैसा शोर है। बूढ़ी औरत मैडलिन धीरे से कहती है कि वॉचर्स खुश हैं और तुम्हें देखकर ताली बजाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। ये सुनकर मीना पूरी तरह हैरान हो जाती है और वह जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहती थी, लेकिन अभी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इस पूरी रात मीना एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाती, क्योंकि वॉचर्स का मौजूद होना ही उसके दिल में डर बनाए रखता है। वह समझ नहीं पाती कि यह जगह कौन सी है, ये लोग कौन हैं और वॉचर्स आखिर उनसे क्या चाहते हैं। आखिरकार रात खत्म होती है और जैसे ही सूरज निकलता है वॉचर्स की अजीब आवाजें बंद हो जाती हैं और सब लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। मैडलिन बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात को निकलते हैं और सूरज की रोशनी में उनकी स्किन जलती है। मीना के लिए यह सब नया और विचलित करने वाला था और वह मन ही मन यह ठान लेती है कि वह किसी भी तरह इस जंगल से बाहर निकलकर वापस शहर पहुंच जाएगी। वह तुरंत जंगल की तरफ बढ़ती है। कियारा और डेनियल उसे रोकना चाहते थे, लेकिन मैडलिन उन्हें हाथ के इशारे से मना कर देती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि मीना कोशिश करेगी और वापस लौटने पर मजबूर होगी। जाते समय मैडलिन केवल इतना कहती है कि ये निर्णय अच्छा नहीं है और यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है और अगर रात होने से पहले वापस नहीं आई तो बचना मुश्किल होगा। मीना उसकी एक भी बात नहीं सुनती और पैरेट का पिंजरा संभालते हुए तेजी से आगे बढ़ जाती है। कुछ दूरी चलने पर उसे फिर वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड दिखाई देता है, लेकिन वह पल भर को डरती है और फिर खुद को समझाकर आगे बढ़ती रहती है। सूरज की दिशा पकड़कर वह जंगल के भीतर चली जाती है, लेकिन कई मिनट चलने के बाद उसे महसूस होता है कि वह कहीं नहीं पहुंच रही, क्योंकि पेड़ और रास्ते सब एक जैसे थे। आखिर वह एक ऊंची जगह पर पहुंचती है, किसी पहाड़ी के किनारे पर, और नीचे देखती है तो हर तरफ बस जंगल था और कुछ नहीं, और कहीं भी कोई भी रास्ता नहीं था। थककर वह जमीन पर बैठ जाती है और पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसी समय किसी का हाथ उसके कंधे पर लगता है और मीना डर कर पीछे मुड़ती होती है तो देखती है कि मैडलिन उसके पीछे खड़ी है। मैडलिन नर्म आवाज में कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब ने इस जंगल से निकलने की कोशिश की थी और हम सब हार गए। फिर वह मीना को वापस जंगल के अंदर ले जाने लगती है। चलते चलते मैडलिन उसे बताती है कि यह जंगल सामान्य नहीं है, ये किसी शिकारी की तरह है और वे सब उस शिकारी का शिकार हैं। फिर मैडलिन मीना को कई जगहों पर लगे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बोर्ड दिखाती है और बताती है कि ये बोर्ड पूरे जंगल को एक घेरे की तरह घेरते हैं और इन सब के बीच में उनका कोब है जहां वे रात को छुपते हैं। मैडलिन कहती है कि हमारे घर से इन बोर्ड्स तक पहुंचने में आधा दिन लगता है और अगर तुम इससे आगे गई तो लौटना लगभग नामुमकिन होगा और अगर रात हो गई तो वॉचर्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। मीना पूछती है कि ये सब बोर्ड किसने लगाए तो मैडलिन बताती है कि एक प्रोफेसर ने, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा नहीं। जैसे जैसे शाम करीब आती है अंधेरा फिर बढ़ने लगता है और दोनों वापस उस कमरे में आ जाते हैं जहां बाकी लोग थे। रात के समय वॉचर्स फिर आने वाले थे और आज कियारा उनके सामने डांस करती है और बताती है कि वॉचर्स को ये सब पसंद आता है। ये सुनकर मीना और ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये जगह क्या है और ये वॉचर्स कौन। इन सबको हर रात वॉचर्स के सामने खड़े रहने की जरूरत नहीं होती, वे कुछ भी कर सकते हैं। बस एक चीज मना है कि अपनी पीठ शीशे की ओर नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करने पर वॉचर्स नाराज हो जाते हैं। दिन में भी उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि खाना लाने के लिए उन्हें रोज जंगल में शिकार ढूंढना पड़ता था। अगले दिन मीना और कियारा दोनों जंगल में खाने की तलाश के लिए निकलते हैं। मीना कियारा से पूछती है आखिर वॉचर्स चाहते क्या है। कियारा कहती है कि उसे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैडलिन का कहना है कि वॉचर्स सिर्फ उन्हें देखते हैं और खुश होते हैं। कियारा आगे कहती है कि अगर कोई भी इंसान वॉचर्स को आमने सामने देख लें तो वे पागल भी हो सकते हैं, क्योंकि वॉचर्स बहुत ही भयानक दिखते हैं। फिर कियारा उसे एक गड्ढा दिखाती है और बताती है कि ऐसे बहुत सारे गड्ढे इस जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त वॉचर्स इन्हीं में छिपे रहते हैं और रात में बाहर आते हैं। कियारा बताती है कि वह 3 महीने पहले अपने पति के साथ यहाँ आई थी और तब से दोनों यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन एक हफ्ते पहले उसका पति जंगल में रास्ता ढूंढने गया था और अभी तक वापस नहीं आया। मीना को यह सुनकर झटका लगता है, क्योंकि कहानी की शुरुआत में जो आदमी भागते हुए गायब हुआ था वही कियारा का पति था। बातें करते करते दोनों वापस कमरे के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर मैडलिन मीना को अपनी जान बचाने के 3 नियम समझाती है। पहला नियम है कि किसी भी हाल में रात में दरवाजा नहीं खोलना। दूसरा नियम है कभी भी शीशे की तरफ पीठ नहीं करना और तीसरा और आखिरी नियम है दिन में गड्ढों के पास नहीं जाना और धूप में रहना। मीना को इन नियमों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। रात में मीना इन वॉचर्स के बारे में खुद से कुछ जानने की कोशिश करती है। वह शीशे के पास जाकर कान लगाती है, लेकिन कोई स्पष्ट आवाज नहीं सुनाई देती। उसे लगता है कि मैडलिन शायद झूठ बोल रही है, इसलिए वह जिद में आकर पीठ शीशे की ओर करके सो जाती है। कुछ ही सेकंड बाद वॉचर्स जोर जोर से शीशे को मारने लगते हैं और शोर इतना भयानक होता है कि पूरी कोब हिलने लगती है। मैडलिन भाग कर आती है और चिल्लाती है उठो, शीशे की तरफ देखो। मीना तुरंत वहां खड़ी हो जाती है और तब जाकर वॉचर्स शांत होते हैं। मतलब पीठ दिखाना उनको अपमान जैसा लगता है। सुबह होते ही मीना डेनियल के साथ शिकार पर निकलती है। चलते चलते मीना डेनियल से पूछती है क्या तुमने कभी वॉचर्स को देखा है।
डेनियल कहता है नहीं, जिसने भी देखा है वह बच नहीं पाया। मीना उसे समझाती है कि शायद मैडलिन की सारी बातें कहानियां हैं और वह सबको अपने इशारों पर चलाने के लिए डर का इस्तेमाल कर रही है। मीना कहती है कि हमें उन गड्ढों के अंदर जाकर खुद देखना चाहिए। डेनियल भी तंग आ चुका था और वह किसी भी तरह इस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता था। दोनों एक बड़े गड्ढे के पास पहुंचते हैं। मीना खुद को रस्सी से बांधती है और डेनियल रस्सी पकड़कर उसे धीरे धीरे नीचे उतारता है। नीचे पहुंचकर मीना देखती है कि वहां इंसानों का बहुत सारा सामान पड़ा है, जैसे कोई उन्हें खींच कर नीचे लाया हो। मीना जितना सामान उठा सकती है उठा लेती है और ऊपर डेनियल उन्हें रस्सी से खींचकर बाहर निकालता है, कैमरा, साइकिल और कई चीजें। मीना नीचे खड़ी इंतजार कर रही थी कि डेनियल रस्सी वापस नीचे फेंके। तभी अचानक उसे गड्ढे के अंदर किसी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई आने वाला हो। वह घबराकर चिल्लाती है, डेनियल रस्सी नीचे फेंको। लेकिन उससे पहले एक वॉचर का हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मीना धूप के हिस्से में खड़ी थी और जैसे ही रोशनी उस वॉचर के हाथ पर पड़ती है उसकी त्वचा जलने लगती है और वह हाथ पीछे खींच लेता है। उसी समय डेनियल रस्सी फेंकता है और मीना तेजी से ऊपर चढ़ाती है। दोनों सामान लेकर कमरे में लौट आते हैं। ये सब सामान देख के मैडलिन ने गुस्से में पूछा, ये सामान तुम्हें आखिर मिला कहां से? और मीना और डेनियल तुरंत झूठ बोल देते हैं कि उन्हें ये चीजें जंगल में इधर उधर पड़ी मिली थी। लेकिन मैडलिन इतने साल इस जंगल में रह चुकी थी कि उसे एक नजर में समझ आ गया कि ये सामान यहाँ का नहीं हो सकता और ये सब किसी गड्ढे से ही आया होगा। वह सीधे मीना की तरफ मुड़कर कहती है, सच बताओ, नीचे गड्ढे के अंदर तुमने क्या देखा? लेकिन मीना कुछ नहीं बोलती और बस चुप रह जाती है। इसके बावजूद सब काफी खुश थे क्योंकि आज रात उनके पास एक मौका था कि वे वॉचर्स को पहली बार देख सकें, क्योंकि मीना को गड्ढे में पड़े सामान के बीच से एक कैमरा मिला था। डेनियल थोड़ी मेहनत करके उस कैमरे को टीवी से जोड़ देता है ताकि जब वॉचर्स शीशे की दूसरी तरफ आए तो उनका चेहरा टीवी पर दिख जाए। मैडलिन बार बार समझाती रहती है कि ये ठीक नहीं है और तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन दोनों उसकी एक भी बात नहीं मानते। रात होती है और ये सब टीवी के सामने बैठकर वॉचर्स के आने का इंतजार करने लगते हैं, मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी कोई वॉचर दिखाई नहीं देता। इसी बीच वे बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। सब लोग चौंक जाते हैं और वे तुरंत टीवी की तरफ देखते हैं जहां सिर्फ इंसानी टांगे नजर आ रही थीं। बाहर खड़ा शख्स कियारा के पति की आवाज में चिल्ला रहा था कि कियारा जल्दी दरवाजा खोलो, मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। कियारा का चेहरा एकदम बदल जाता है और उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है और वह भागकर दरवाजे की तरफ जाती है। लेकिन मैडलिन बीच में आकर उसे रोक लेती है और सख्त आवाज में कहती है कि मैं जानती हूँ बाहर तुम्हारा पति नहीं है, क्योंकि इस अंधेरे में कोई इंसान यहाँ तक आ ही नहीं सकता। कियारा को उसका शक बेकार लगता है और वह जबरदस्ती दरवाजा खोलना चाहती है। तब मैडलिन कहती है, ठीक है, उसका इम्तिहान लो और उसे कुछ ऐसा पूछो जिसका जवाब सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे पति को पता। कियारा बाहर खड़े आदमी से उनके वेडिंग एनिवर्सरी की डेट पूछती है, लेकिन बाहर खड़ा शख्स कोई जवाब नहीं देता और यही सब समझ जाते हैं कि यह आदमी नहीं एक वॉचर है। जब वे दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर गुस्से में आकर उनके लगाए कैमरे को तोड़ देता है और इसी पल उन्हें पता चलता है कि वॉचर्स इंसानों का रूप भी ले सकते हैं। अगले ही सेकंड वॉचर्स शीशे को जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं और शीशे में एक बड़ी दरार तक बन जाती है। लेकिन मैडलिन तुरंत सबको लाइन में खड़ा कर देती है शीशे की तरफ मुंह करके और धीरे धीरे वॉचर्स का गुस्सा कम हो जाता है और कुछ देर बाद वे वापस रात में गायब हो जाते हैं। अब मीना मजबूरी में सच बोल देती है कि हमने वह सामान गड्ढे से उठाया था। यह सुनकर मैडलिन आग बबूला हो जाती है और कहती है कि मतलब तुम लोगों ने दूसरा रूल भी तोड़ दिया। अगली सुबह वह खुद वह सारा सामान उठाकर वापस उसी गड्ढे में फेंक आती है ताकि वॉचर्स का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन अब जंगल में चीजें अजीब सी होने लगी थीं और इसका सबसे ज्यादा असर डेनियल पर दिख रहा था और वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगा था, जैसे उसके दिमाग पर कोई कंट्रोल कर रहा हो। दूसरी तरफ कियारा पूरी तरह टूट चुकी थी। पहले उसे उम्मीद थी कि उसका पति जिंदा लौट आएगा और उसे यहाँ से निकाल ले जाएगा, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि उसका पति कभी वापस नहीं आएगा और अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। एक दिन कियारा अकेले ही जंगल के उस गड्ढे की तरफ जाती है जहाँ से वॉचर्स निकलते हैं और वह कूदकर अपनी जान देने वाली थी कि तभी मीना वहाँ पहुंचकर उसे रोक लेती है। मीना किसी तरह उसे समझाती है कि इस तरह हार मानना ठीक नहीं, लेकिन इसी बीच डेनियल की हालत और बिगड़ती जाती है और हम देखते हैं कि वह मैडलिन को बहुत अजीब नजर से घूर रहा है। अचानक गुस्से में आकर वह मैडलिन को पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे एक पेड़ के साथ बांध देता है और डेनियल चिल्लाता है कि अब मैं इस बूढ़ी औरत के कोई नियम नहीं मानूंगा, आज से सिर्फ मेरी बात चलेगी। शाम ढलने में थोड़ी ही देर थी और सब जानते थे कि रात के समय बाहर रहना मौत को बुलाना है। डेनियल कमरे की तरफ भागने लगता है और कियारा भी उसके पीछे भागती है। मीना मैडलिन के पास दौड़ कर आती है और उसकी रस्सियों को खोलने की कोशिश करती है और मैडलिन उसे बार बार कहती है कि जल्दी करो क्योंकि सूरज किसी भी समय छिप सकता है। उधर डेनियल कमरे के अंदर पहुंचता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है और कियारा भी उसी के साथ अंदर चली जाती है। मीना और मैडलिन बाहर छूट जाते हैं और दोनों कमरे का दरवाजा पीट पीट कर डेनियल से उसे खोलने की भीख मांगते हैं और वे चिल्लाते हैं कि कृपया दरवाजा खोल दो, रात होने वाली है। लेकिन डेनियल सुनता ही नहीं और वह दोनों को बाहर छोड़कर अंदर से चुप बैठा रहता है। अब चारों तरफ अंधेरा फैलने लगता है और जंगल फिर से उसी डरावनी आवाजों से भर
जाता है। मीना और मैडलिन को मजबूरन एक घने पेड़ के नीचे जाकर छिपना पड़ता है ताकि वे वॉचर्स की नजरों से बच सकें। कुछ ही मिनट बाद उन्हें तेज घुर्राने की आवाजें सुनाई देती हैं और इस बार मीना और मैडलिन पहली बार वॉचर्स की एक असली झलक देखते हैं। वे दूर से ही उनके लंबे पतले शरीर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी इंसान का टूटा फूटा गलत आकार में बना हुआ साया हो। उनकी चाल अजीब तरह ना सीधी न समतल बल्कि किसी टूटी हड्डियों वाले जीव की तरह टेढ़ी मेढ़ी। ऐसा लगता था मानो उनकी हड्डियां चलने के हर पल में चटक रही हों। जैसे जैसे वे करीब आते गए उनके खूंखार नाखून मिट्टी को नोचते हुए आगे बढ़ रहे थे और अंधेरे में उनकी आंखों की जगह बस दो चमकते गड्ढे दिख रहे थे। अनगिनत वॉचर्स अपने अपने गड्ढों से वे निकलकर सीधे उस कमरे की तरफ जाते हैं जहां वे हर रात इंसानों को देखना पसंद करते थे। जब वे देखते हैं कि कमरे में मीना और मैडलिन मौजूद नहीं है तो वे दोनों को मारने के लिए जंगल में फैल जाते हैं। जैसे ही वॉचर्स कमरे से दूर जाते हैं मीना और मैडलिन तेजी से बाहर निकलकर फिर से सेफ रूम की तरफ भागते हैं और दरवाजे पर जोर से थपथपाते हैं। इस बार डेनियल अंदर से दरवाजा खोल देता है। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसने उन्हें बाहर छोड़कर गलती की थी। कमरे में दाखिल होते ही मैडलिन बहुत गुस्से में डेनियल को डांटती है और फिर वह सबको शीशे के सामने खड़ा होने को कहती है क्योंकि वॉचर्स किसी भी पल कमरे में वापस आने वाले थे। अब जब सब शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं तो मैडलिन उन्हें वॉचर्स के बारे में कुछ सच्चाई बताना शुरू करती है। वह कहती है कि अब तक हम सब बहुत से नियम तोड़ चुके हैं और अब वॉचर्स हमें माफ नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें इनके बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। मीना और बाकी लोग ध्यान से उसकी तरफ देखते हैं। मैडलिन कहती है कि बहुत साल पहले जब वह यहाँ पहली बार आई थी तो उसने एक ऐसी चीज देखी जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। उसने बताया कि उसने एक बार अपना ही डुप्लीकेट रूप देखा था और असल में वह वॉचर उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें और बाल अजीब और अधूरे लग रहे थे। मीना शौक में पूछती है, मतलब वॉचर्स रूप बदल सकते हैं? और मैडलिन सिर हिलाती है। वह बताती है कि ये वॉचर्स असल में देवताओं के वंशज हैं। ये एक ऐसी प्रजाति के जीव है जो कभी रोशनी में जन्म लेती थी लेकिन अब अंधेरे की गुलाम बन चुकी है। इनके पंख हुआ करते थे और इनके पास जादुई शक्तियां भी होती थी और इंसान इनके दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे इंसानों को इनकी ताकतों से डर लगने लगा उन्होंने इन पर हमला कर दिया। वॉचर्स की संख्या कम थी इसलिए वे इंसानों से हार गए। फिर इंसानों ने उन्हें जंगल में बहुत बड़े गड्ढों के अंदर कैद कर दिया और उस जगह को श्रापित कर दी। सैकड़ों सालों तक ये सब उन्हीं गड्ढों में कैद रहीं और अंधेरे ने उन्हें शैतान बना दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने पंख, अपनी शक्तियां और अपनी सुंदरता खो दी और आज वे शैतान के रूप में बाहर आते हैं। कई सालों तक अंधेरे में रहने से उन्हें सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन उनके पास अभी भी रूप बदलने की शक्ति होती है। डेनियल पूछता है, वे हमें हर रात क्यों देखते हैं? और मैडलिन जवाब देती है कि क्योंकि वे फिर से इंसानों के बीच रहना चाहते हैं, लेकिन अपने असली रूप में वे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वे हमें देखकर सीखते हैं कि इंसानों की तरह कैसे व्यवहार किया जाए। इतने में अचानक वॉचर्स कमरे के बाहर वापस लौट आते हैं और दरवाजे को जोर जोर से मारने लगते हैं। दरवाजा हिलने लगता है और वह किसी भी पल टूट सकता था। चारों जल्दी से एक टेबल खींचकर दरवाजे के सामने लगा देते हैं ताकि वॉचर्स अंदर न आ सकें, लेकिन वॉचर्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। इसी दौरान टेबल को घसीटते समय कारपेट एक तरफ खिसक जाता है और उसके नीचे एक बड़ा लोहे का दरवाजा नजर आता है। डेनियल चिल्लाता है, ये क्या है? और वे जल्दी से वह गेट खोलते हैं तो अंदर एक गहरा बंकर दिखाई देता है। चारों बिना देर किए बंकर के अंदर उतर जाते हैं और ऊपर से लोहे का गेट बंद कर देते हैं। वॉचर्स ऊपर दरवाजा पीटते रहते हैं लेकिन अंदर कोई नहीं पहुंच सकता था। बंकर के अंदर आते ही सब लोग हाँफ रहे थे, लेकिन एक बात साफ थी कि ऊपर वॉचर्स भले ही दरवाजे पर मार रहे थे पर इस लोहे के गेट तक उनकी पहुंच नहीं थी। अंदर थोड़ा अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे उनकी आंखें एडजस्ट होने लगी उन्हें पता चलता है कि यह बंकर काफी बड़ा था। अंदर चारों तरफ शेल्फ लगे थे जिन पर खाने पीने का सामान, दवाइयां, टूल्स और कई जरूरी चीजें रखी थी और ऐसा लगता था कि कोई यहाँ महीनों तक आराम से रह सकता था। मीना हैरान होकर पूछती है, ये सब किसने बनाया होगा? और डेनियल पास रखे एक कंप्यूटर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, शायद इसमें कुछ रिकॉर्ड हो। मीना कंप्यूटर ऑन करती है और स्क्रीन पर कई सारे फोल्डर और वीडियो दिखाई देती हैं और सब लोग पास आकर बैठ जाते हैं। पहली वीडियो खोलते ही एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम था प्रोफेसर मार्टिन। प्रोफेसर बताते हैं कि उन्होंने ही यह पूरा बंकर बनाया था क्योंकि उन्हें इन वॉचर्स की असलियत का पता चल गया था। वीडियो में वह कहता है कि वह इन क्रिएचर्स पर रिसर्च कर रहा था और इसी वजह से उसने बाहरी दुनिया से दूर इस जंगल का रास्ता चुना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रोफेसर बताते हैं कि वे मजदूरों को पैसे का लालच देकर यहाँ बुलाते थे और रात को उन्हें ऊपर वाले कमरे में छोड़ देते थे, जबकि वह खुद इस बंकर में छुप जाता था। वॉचर्स फिर उन मजदूरों पर हमला कर देते थे और इसी तरह से प्रोफेसर उनकी गतिविधियों पर रिसर्च करता था। ये सुनकर मीना, कियारा और डेनियल तीनों के होश उड़ गए और उन्हें विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। अगली वीडियो में प्रोफेसर एक बहुत ही खास खोज के बारे में बताता है। वह कहता है कि रिसर्च के दौरान उसे एक ऐसी फीमेल वॉचर मिली जो बाकी सबसे अलग थी और वह धूप में भी बाहर आ सकती थी और इतना ही नहीं, वह इंसानी रूप को पूरी तरह अपनाने में सक्षम थी। वीडियो में प्रोफेसर बताता है कि यह फीमेल वॉचर एक छोटी बच्ची का सटीक रूप ले चुकी थी और उसकी आंखें, उसके बाल सब इंसान जैसे लगते थे। प्रोफेसर वीडियो में कैमरा दूसरी तरफ घुमाता है और चारों देखते हैं कि एक छोटी बच्ची एक पिंजरे में बंद बैठी थी और बाहर से वह बिल्कुल इंसान लग रही थी, लेकिन प्रोफेसर के हिसाब
से वह असल में वॉचर ही थी। मीना अगली वीडियो चलाती है और इस वीडियो में प्रोफेसर का चेहरा थोड़ा थका हुआ और बेचैन लगता है। वह कहता है कि उसे बहुत बड़ी गलती का एहसास हो गया है। वह बताता है कि उसने उस फीमेल वॉचर को अपनी पत्नी का रूप लेने के लिए मजबूर किया क्योंकि उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी थी और वह उसे वापस पाना चाहता था। वॉचर ने उसका आदेश मान लिया और बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा रूप ले लिया, लेकिन जब प्रोफेसर ने उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की तो उस फीमेल वॉचर ने उस पर हमला कर दिया। वीडियो में प्रोफेसर कहता है कि अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो इस जगह से निकलने का सिर्फ एक तरीका है। वह बताता है कि शाम के वक्त जिन दिशा में पक्षी उड़ते हैं उधर भागने से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। वीडियो के आखिरी सेकंड्स में 2 गोलियों की आवाजें आती हैं और सब लोग समझ जाते हैं कि प्रोफेसर ने पहले उस वॉचर को मारा और फिर खुद अपनी जान ले ली। वीडियो कट होते ही कमरे में शांति छा जाती है और इन चारों के लिए यह सब कल्पना से भी ज्यादा भारी था, लेकिन एक अच्छी बात थी कि उन्हें बाहर निकलने का तरीका मिल चुका था। अब सभी खुश होने लगते हैं कि शायद वे जल्द ही आजाद हो जाएंगे। अगली सुबह ये लोग बंकर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनका कोप पूरी तरह तबाह हो चुका था और वॉचर्स ने रात में सब कुछ तोड़ फोड़ दिया था। अब उनके पास रुकने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए किसी भी हाल में आज ही उन्हें जंगल से निकलना होगा। वे सब याद करते हैं कि प्रोफेसर ने क्या कहा था कि शाम को पक्षियों की दिशा पकड़नी है, लेकिन शाम तक रुके तो वॉचर्स आ जाएंगे। इसलिए मीना अपने पास मौजूद गोल्डन पैरेट को पिंजरे से बाहर निकाल देती है और पैरेट जिस दिशा में उड़ता है वे उसी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। कुछ घंटों तक चलते रहने के बाद उन्हें जंगल में एक पुरानी कब्र दिखाई देती है और मैडलिन बताती है कि एक समय था जब वॉचर्स और इंसान एक साथ रहते थे, लेकिन इंसानों की चालाकी ने वॉचर को इस हाल तक पहुंचा दिया। चलते चलते काफी देर बाद ये लोग एक नदी के किनारे पहुंचते हैं जहां उन्हें एक छोटी नाव दिखाई देती है जो प्रोफेसर मार्टिन की थी। सबके चेहरों पर उम्मीद की एक चमक आ जाती है क्योंकि अब वे इस नदी को पार करके जंगल से बाहर निकल सकते थे, लेकिन अब अंधेरा भी होने लगा था और जब भी अंधेरा होता था वॉचर्स नजदीक आने लगते थे। ठीक उसी समय पीछे से किसी की चीख सुनाई देती है और सब पलट कर देखते हैं तो वह कियारा का पति था जो पूरी तरह घायल मदद के लिए चिल्ला रहा था। कियारा सदमे में रह जाती है और डेनियल उसकी मदद के लिए उसकी ओर दौड़ता है और उसे पकड़कर नाव की तरफ घसीटने लगता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। मीना, कियारा और मैडलिन नाव से देखते हैं कि जिस आदमी को डेनियल मदद कर रहा था वह असल में इंसान नहीं था और वह एक वॉचर था और अगले ही पल वह वॉचर डेनियल का रूप ले लेता है और तीनों के सामने वह डेनियल को मार देता है। कियारा चिल्लाती है लेकिन मीना उसे पकड़कर रोक लेती है। वे जानते थे कि वॉचर्स नदी पार नहीं कर सकते, इसलिए वे नाव को तेजी से धक्का देते हैं और नदी को पार कर जाते हैं और आखिरकार जंगल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होने वाला था। जंगल से बाहर आने के बाद तीनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। मीना कुछ दिनों बाद उस यूनिवर्सिटी में पहुंचती है जहां प्रोफेसर मार्टिन काम करता था। उसे याद था कि प्रोफेसर ने अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग में कहा था कि अगर कोई इस जंगल से बाहर निकल पाए तो उसकी सारी रिसर्च को नष्ट कर देना। मीना यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचकर प्रोफेसर के ऑफिस में जाती है और कमरा पुराना और धूल से भरा हुआ लगता है, जैसे कई महीनों से वहां कोई नहीं आया हो। वह कंप्यूटर ढूंढती है ताकि उसमें मौजूद डेटा को मिटा सके। तभी उसकी नजर एक टेप रिकॉर्डर पर पड़ती है जो टेबल के कोने में रखा था। मीना उसे उठाकर प्ले करती है और रिकॉर्डिंग शुरू होते ही प्रोफेसर की आवाज सुनाई देती है। प्रोफेसर बताने लगता है कि बहुत पुराने समय में इंसान और वॉचर एक साथ रहते थे और वे एक दूसरे पर भरोसा करते थे और कई इंसानों की शादी वॉचर के साथ भी होती थी। इन रिश्तों से जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें हाफलिंग्स कहा जाता था, यानी आधे इंसान और आधे वॉचर और हाफलिंग्स दोनों की खूबियां रखते थे। वे इंसानों की तरह भी दिखते थे और वॉचर की तरह अपना रूप भी बदल सकते थे। प्रोफेसर की आवाज रिकॉर्डिंग में कहती है कि शायद इंसानों ने जब वॉचर को कैद किया तो कई हाफलिंग्स इंसानों के बीच छिप कर रह गए और आज भी वे किसी न किसी रूप में इस दुनिया में मौजूद हैं। मीना खुद को संभाल नहीं पाती और तुरंत कियारा से मिलने जाती है ताकि उसे यह सच्चाई बता सके। कियारा घर पर मीना को देखकर हैरान होती है और मीना उसे बैठाकर सारी बात बताती है कि मैडलिन असल में एक वॉचर थी, क्योंकि प्रोफेसर की असली वाइफ कई साल पहले मर चुकी थी और जंगल में जो मैडलिन थी वह उसी बच्ची का रूप था जो इंसानों जैसा दिखना सीख चुकी थी। कियारा सदमे में कहती है कि अगर प्रोफेसर की पत्नी मर चुकी थी तो फिर वह जंगल वाली मैडलिन कौन थी। मीना धीरे से जवाब देती है कि वही फीमेल वॉचर जिसे प्रोफेसर ने कैद किया था और वह उसकी वाइफ के रूप में रहती रही। कियारा पूरी तरह घबरा जाती है और मीना कहती है कि उन्होंने मैडलिन को यूनिवर्सिटी आने के लिए मैसेज भेज दिया है क्योंकि वे उसे वापस जंगल भेजना चाहते हैं ताकि वह इंसानों की दुनिया को नुकसान न पहुंचा सके। तभी बाहर एक कार रुकने की आवाज आती है और दोनों बाहर जाकर देखते हैं। कार से जो लड़की उतरती है उसे देखकर कियारा का चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि वह कियारा ही थी, यानी असली कियारा। इसका मतलब था कि मीना के साथ जो कियारा अभी कमरे में बैठी थी वह असली कियारा नहीं थी, वह मैडलिन थी। जैसे ही असली कियारा अंदर आती है मैडलिन तुरंत अपना रूप बदलकर कियारा के हंस बैंड जैसा बन जाती है
और असली कियारा पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। मीना कांपती हुई आवाज में पूछती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। मैडलिन गुस्से में जवाब देती है कि मैं वॉचर में भी सबसे अलग थी, सब मुझे छोड़ देते थे, जंगल में मैं अकेली थी और मैं इंसानों के बीच रहना चाहती थी ताकि किसी के साथ जुड़ सकूं। प्रोफेसर ने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया और कहा कि अगर मैं उसकी पत्नी का रूप ले लूं तो वह मुझे जंगल से बाहर ले जाएगा, और मैंने उसकी बात मानी। लेकिन बाद में उसने मुझे खत्म करने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे मार दिया। उसकी आंखों में भरी नफरत साफ दिखती थी। मैडलिन मीना के करीब आती है और कहती है कि अब तुम मेरी सच्चाई जान चुकी हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा और मैं तुम्हारा रूप लेकर इंसानों के बीच रहूंगी। अगले ही पल वह अपना रूप बदलकर बिल्कुल मीना जैसी बन जाती है और उसका गला दबाने लगती है। मीना डर के मारे कांपते हुए कहती है कि क्या प्रोफेसर ने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम धूप में क्यों जा सकती हो। मैडलिन रुक जाती है और मीना धीरे से कहती है कि क्योंकि तुम पूरी वॉचर नहीं हो, तुम हाफलिंग हो, आधी इंसान और आधी वॉचर, और तुम इंसानों के बीच रह सकती हो क्योंकि तुम दोनों का मिश्रण हो। यह सुनते ही मैडलिन की आंखों में हलचल होने लगती है और उसका शरीर अजीब तरह से हिलता है, जैसे वह अपने रूप को रोक नहीं पा रही हो। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर बदलने लगता है और उसकी असली पहचान उभर आती है। उसकी पीठ से पंख निकल आते हैं, चेहरा बदल जाता है, आंखें चमकने लगती हैं और अचानक वह कमरे से बाहर उड़ जाती है। मीना जमीन पर गिर जाती है, थकी और डरी हुई। कुछ हफ्तों बाद हम मीना को उसकी बहन के साथ एक साधारण जीवन जीते हुए देखते हैं, लेकिन मीना अभी भी डर में जी रही थी और वह अपनी बहन से कहती है कि मुझे लगता है वह फीमेल वॉचर अब भी मेरा पीछा कर रही है। उसकी बहन उसे दिलासा देती है कि डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कहानी का आखिरी सीन सच्चाई बता देता है। नीचे सड़क पर एक छोटी बच्ची खड़ी दिखाई देती है, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत, और वह कोई और नहीं, मैडलिन ही थी, जिसने फिर से एक नया रूप ले लिया था और अब इंसानों की दुनिया में खुलकर घूम रही थी। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।